बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वैसे तो हमने कुछ दिन पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन आज फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो इसकी अहमियत ये भी है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि जी पीटीआई सिंध जो है, जो पीटीआई सिंध का मैंडेट चोरी हुआ है या जो पीटीआई सिंध के मैंडेट पे जो डाका डाला गया है, उसके लिए हम बाकायदा से जी एक हिकमत अमली के ज़रिए एक कैंपेन चला रहे हैं, जिसमें कानूनी साइड भी उसकी हम ले रहे हैं और समाजी साइड भी ले रहे हैं और सियासी साइड भी ले रहे हैं ना। हमारा जो सिंध में सूरत-हाल है हमारी, जो बाकी सूबों से इसलिए भी मुख्तलिफ है कि सिंध सूबे में कहते हैं कि जी सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी का है और फ़लाँ जो शहर कराची है या हैदराबाद है ये फ़लाँ दूसरी तंजीम का है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब हम सब कैंडिडेट हैं, और मैं आपको तारुफ कराता चलूं कि मैं जनरल सेक्रेटरी अलीपल, मैंने PS 103 से लड़ा है इलेक्शन, और आफ्ताब जहांगीर साहब इन्होंने NA 244 से MNA की सीट लड़ी है, और अरसलान खालिद साहब ने जो है वो NA 248 जो है वो इलेक्शन लड़ी है। तो जब हम वोट मांगने जा रहे थे तो ऑनेस्टली हम आपको बताते हैं कि हमें वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, हमें फ़कत अपना निशान दिखाना पड़ रहा था कि जी इस दफ़ा बेट नहीं है, इस दफ़ा हमारा ये निशान है। और लोग कह रहे थे कि वोट आपकी अमानत है, आपको हम दे रहे हैं, खान साहब की अमानत है, आपके हवाले कर रहे हैं। लेकिन दो चीज़ें याद रखिएगा, खान साहब जो है उसको छोड़ना नहीं है, उस खान साहब से गद्दारी नहीं करनी, और हमारे वोट का जो है आपने इस्तेहकाक जो है वो तकद्दुस रखना है। तो हमने हलफनामे लिए, और वोट हमें जो पोलिंग डे था उस पर ऐसे पड़ रहे थे कि लोग हमसे मिल रहे थे और बता रहे थे कि कोई दुबई से आया है, कोई यूरोप से आया है, कोई अमेरिका से वोट देने आया है। तो ये जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया वो हुआ है 9 फरवरी को, इन्होंने जो है वो झाड़ू मारना शुरू किया। और टैक्टिक कौन सी थी? सारे 45 फार्म्स जो बुनियादी फार्म्स होते हैं उनमें सब हम जीते हुए थे, 20 कौमी असम्बली की सीटें जीते हुए थे, और 36 से 38 जो है वो हम सूबाई असम्बली की सीटें जीते हुए हैं। यहाँ से 36 जो है वो हमारा एग्जैक्ट फिगर है कि जी ये सीटें हम सूबाई असम्बली की जीते हुए हैं। जी ये जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं वो हम 36 जीत चुके हैं 45 फॉर्म्स के मुताबिक, और कौमी असम्बली की जो है वो 20 सीटें हम जीत चुके हैं। 2 हैदराबाद से कौमी असम्बली की हम जीत चुके हैं और 3 सूबाई असम्बली की जीत चुके हैं, जो हमें जहां हराया गया है। सूबाई असम्बली की हमें फ़कत हैदराबाद से 1 सीट सूबाई असम्बली की दी गई है, और यहाँ से हमें 10 सीटें दी गई थी। एक जो हमारे वो गद्दारी करके चले गए, बाकी 9 असम्बली में मौजूद हैं। एक की रिकाउंटिंग दोबारा शुरू की गई है। रिकाउंटिंग वो लीगली होती नहीं है, लेकिन उन्होंने शुरू कर दिया। तो इस तरह से हमारा मैंडेट जो है वो उस पर डाका डाला गया है। देखें जी, एक बुनियादी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि शायद ये आपको भी पता नहीं होगा कि जो लियारी की सीट है वो इस दफ़ा फिर हमने जीती है 45 फार्म्स के मुताबिक। जो काफ़ी दोस्त हमारे बाखबर लोग जो हैं वो भी, उनको भी पता नहीं है कि जी लियारी की सीट जो नेशनल असम्बली की है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीती है। अब इसमें बुनियादी चीज़ ये है कि जी इन्होंने कहा कि जी हम 45 फॉर्म्स लेकर गए कि जी हम जीते हुए हैं, और आरओज़ का कहा कि हमारा नोटिफिकेशन निकालो। तो आरओज़ ने जो है वो वहाँ पे रेंजर्स खड़ी कर दी, और हमारे जो बाकी इदारे थे जिसमें पुलिस थी वो भी हो गए, हमें एंट्री नहीं दी गई, और उन्होंने 47 फॉर्म निकालना शुरू कर दिया, जिसमें तीसरे चौथे नंबर पे जो शख्स था, कहीं MQM को दी गई, कहीं पीपल्स पार्टी को दी गई। तो सबसे बड़ी जो हमारे पास जो डाका डाला है, जो चोरी हुई है, वो MQM ने की है, उसके पास हमारी सीटें हैं। और दूसरे नंबर पे जो चोरी हुई है उसके पाँव जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाते हैं। जिस तरह जो बिलावल साहब कहते हैं कि किसी का हिसाब मेरे पास है तो आ जाए 45 फॉर्म्स लेके। बिलावल साहब को हम कहते हैं कि जी बैठे हमारे साथ प्रेस क्लब कराची पे बैठे, हम भी 45 फॉर्म्स ले आते हैं, आप भी 45 फॉर्म्स ले आए। प्रेस क्लब कराची की बॉडी तय करेगी कि जीता हुआ कौन है और हारा हुआ कौन है। और MQM के लिए भी ये है कि आप, और इन्होंने क्या किया है जी,
سب سے پہلی وائیولیشن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے کہ اسمبلی میں جب آپ جاتے ہیں تو گیلریز میں بیٹھتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو گیلریز میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ اس اسمبلی کا تقدس ہے کہ جو بھی مینڈیٹ جس کے پاس ہوتا ہے وہی وہ لکیر کراس کر کے اندر جا کے سیٹ پہ بیٹھتا ہے۔ لیکن اس وقت اسمبلی میں جو 47 والے لوگ آ گئے ہیں، ان کو مینڈیٹ نہیں ہے، انہوں نے ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا ہے۔ تو اب اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کو بتائیں، ہم سب دوست مل کر آپ کو، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ 45 فارم جب ہم لے گئے اور ان سے ہم نے کہا کہ جی یہ 45 فارم جو ہے وہ اس میں ہم جیتے ہوئے، 47 جو ہے اس میں کیلکولیشن غلط ہے، تو چیف صاحب کے پاس گئے، چیف صاحب نے کہا کہ جی یہ کام جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ تو ہم نے کہا جی یہ اتنا بہت بڑا ایشو ہے کہ آپ ایک میجسٹریٹ جو ہے ایسٹ کا میجسٹریٹ مقرر کریں، وہ ایسٹ والوں کو خالی کیلکولیشن کر کے دے، 8ویں درجے کا بچہ بٹھائیں یا بچی بٹھائیں، وہی کیلکولیشن کر دے گا کہ جیتا وہ کون ہے، لیکن نہیں ہوا۔ لاکھوں روپے خرچ کر کے پھر ہم الیکشن کمیشن میں گئے، انہوں نے 4 لائنیں لکھ کر دیں کہ جی یہ یہاں نہیں ہوگا، ٹریبیونل میں ہوگا۔ تو یہاں جی الیکشن کمیشن کا جو سیکشن 8 ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو الیکشن کمیشن ہے جو کہتا ہے کہ ہماری توہین ہوتی ہے، انہوں نے ہائی کورٹ کی توہین کر دی۔ کیسے؟ ہائی کورٹ نے ہمیں بھیجا کہ جی یہ 45 فارم دیکھ لو اور 47 سے آپ کمپیئر کر لو، انہوں نے نہیں کیا، ہمیں پھر ٹریبیونل کے پاس بھیج دیا۔ اب ہم آتے ہیں اس چیز پہ کہ ہم یونائٹڈ نیشن کا ایک ادارہ ہے UNDP، UNDP نے بھی جو ہے وہ کروڑوں روپیز خرچ کر کے ROs کی پریزائڈنگ آفیسرز کی ٹریننگ کی تھی اسلام آباد میں، کراچی میں۔ ہم UN سے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے ان کو اتنی بڑی ٹریننگ کرائی تھی الیکشن کی، آپ نے ان کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ پلس اور مائنس کیسے ہوتا ہے، ان کو آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ جی کس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ بیسک میتھمیٹکس جو ہے نا وہ بھی اس پہ بھی عمل درآمد انہوں نے نہیں کیا۔ اب جو ہم بتانے جا رہے ہیں کہ جی آگے ہمارا کیا پلان ہے، آگے سب سے پہلا پروگرام ہمارا یہ ہے کہ جی ہم پاکستان کی جو لیگل فرٹرنیٹی کے ہائیسٹ فورمز ہیں جس میں پاکستان بار کونسل ہے، اس میں ہم جائیں گے اور اشرف سمو صاحب اور ہمارے دیگر جو لائرز ہیں وہ ہماری اس میں لیڈ کریں گے، اس کا حصہ ہوں گے، اور ان کو ہم بتائیں گے کہ جی پاکستان بار کونسل کو کہ یہ ایک اہم ایشو ہے، اس پہ چیف جسٹس صاحب کیوں حرکت پہ نہیں آ رہے، سپریم کورٹ کیوں حرکت پہ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد ہم پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار کونسل کے بعد سندھ بار کونسل میں جائیں گے، یہاں کہ جی یہ ہم سب کا ایشو ہے، یہ اس میں 7 لائرز ہم جیتے ہوئے ہیں، اس میں ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کراچی بار میں بھی ہم سیمینار کریں گے اور پریس کلب کے سامنے ہم ایک ایگزیبیشن کرنے جا رہے ہیں تاکہ ہم یہ 45 فارمز جو ہیں ہر شہری کو دکھائیں، بزنس کمیونٹی کو دکھائیں، اور ہماری جو مبصرین ہیں ان کو بھی دکھائیں، NGOs کو دکھائیں، اور وہ NGOs جس طرح انفرل، پیفرل، فافن، یہ سارے ادارے جو ہیں، پلڈاٹ یہ کام کر رہے ہیں، یہ سارے ہم ان کے سامنے رکھیں کہ جی جو الیکشن کمیشن ہے جس کو آرٹیکل 218 کے تحت کہا جا گیا ہے کہ 4 چیزیں آپ الیکشن میں دیکھیں، وہ کون سی 4 چیزیں؟ آنیسٹی کے ساتھ، آنیسٹی نہیں رہی، ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، ہمیں کچھ پتہ نہیں اندر ہو کیا رہا ہے، کینڈیڈیٹس کو بھی جانے نہیں دے رہے، فیئر ہو، کوئی فیئرنیس وہاں نہیں ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا لا، اور اگینسٹ دا میل پریکٹسز۔ اتنی بڑی میل پریکٹسز ہو رہی ہیں کہ اب 45 فارمز جو ہیں جو انہوں نے پہلے تو 22 دن لیٹ جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیے، پوری دنیا دیکھ رہی تھی، الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نہیں نبھا رہی تھی، اور جو 45 فارمز انہوں نے اپلوڈ کیے ہیں ان کا حشر یہ ہے کہ مثال کے طور پر میرے جو ہیں وہ 570 ہیں، تو اس کو جو ہے وہ 0 کو ہٹا دیا ہے، 57 کر دیے، اور میرے کینڈیڈیٹ کے جو ہیں وہ 15 ہیں تو انہوں نے 2 0 لگا کر 1500 کر دیے ہیں۔ یہ لیاری میں بھی ہوا ہے، اور یہ ارسلان خالد صاحب کے یہ بتائیں گے کہ کیسے ہوا ہے، آفتاب صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ آگے کا پلان ہے کہ ہم کس طرح سے اس موومنٹ کو آگے لے جائیں گے، اور MNAs MPs جو ہمارے ہوں گے وہ ہر دوسرے دن جو ہے وہ اسی طرح سے پریس کانفرنس کریں گے۔ ہمیں اس سارے سلسلے میں آپ کی جو ہے وہ ضرورت ہوگی کہ آپ ہمیں کوآپریٹ کریں اور ایک سچ اور حق کی آواز کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ ایک چیز میں امپورٹنٹ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیکشن 13 جو ہوتا ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا، اس میں ایک بہت بڑی بات ہے جو اب تک نہیں آئی، وہ یہ ہے کہ جب 45 فارم جنریٹ ہوتا ہے تو پریزائڈنگ آفیسر کیا کرتا ہے کہ سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ کر کر سب کے ایجنٹس کی اس پہ سگنیچر لیتا ہے کہ جی آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں، آپ راضی ہیں۔ تو سیکشن
13 के 2 में लिखा हुआ है कि वो बिना देर के जब ये सिग्नेचर्स ले ले तो घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे में उसकी एक कॉपी इलेक्शन कमीशन को भेज दे। मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, मोबाइल नहीं है तो ख़ुद पहुंच जाए, लेकिन वो 6 से 7 घंटे में वहाँ तक पहुँचानी होती है। तो जब हम आर्ग्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन में कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि जी जमायत इस्लामी के पास ये 45 फॉर्म्स हैं, मेरे पास हैं, टीएलपी के पास हैं, और सब कह रहे हैं कि ये 45 फॉर्म्स जेन्युइन हैं, और एक पार्टी कह रही है कि जी ये 45 नहीं है। तो आप अपने 45 फॉर्म्स जो आपको प्रिजाइडिंग अफसर ने लॉ के मुताबिक भेजे उनको निकाल कर कंपेयर कर दें, तो झूठे और सच्चे उम्मीदवार आपके सामने आ जाएंगे। ये भी नहीं हुआ। तो ये हमने आपको अपना प्लान बता दिया है, हमारे साथ क्या मसाइल हैं ये भी हमने आपको बता दिए, और ये भी हम आपको बताएं कि जो आरओ अगर कोई भी मैल प्रैक्टिस करता है तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन लॉ वो इलेक्शन कमीशन होता है। जब वो अपॉइंट होता है और जब वो इलेक्शन कंडक्ट करवा कर ख़त्म करता है तब तक वो इलेक्शन कमीशन का हिस्सा होता है, वो उसका चेहरा होता है। अब आप देख लें कि इलेक्शन कमीशन के साथ आरओ ने क्या किया है, तो ये पूरे मुल्क में बदनामी नहीं हो रही, पूरे मुल्क से बाहर भी हो रही है, इंटरनेशनल लेवल पे। मैं आफ्ताब भाई से गुजारिश करूंगा, अरसलान भाई से, और हमारे अशरफ समू साहब हैं जो सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, उनसे हारिस भाई जो हैं इन्होंने कोरंगी से सीट जीती है और बड़ी मार्जिन से जीती है, लेकिन इनको भी हराया गया। आ जाए साइड से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी एक छोटी सी कॉल पर आते हैं और अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरी एहसन तरीके से आप निभा रहे हैं। देखिए, मैं NA 244 से कौमी असम्बली का कैंडिडेट था और वहाँ पे मेरे मद्दे मुकाबिल जो थे फ़ारूक सत्तार साहब थे। मैं 2018 में भी NA 252 से वहाँ से उसी हलके से मुंतखब हुआ था और उस वक्त मेरे मुकाबले में थे खानज़ादा साहब MQM के। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, पिछली दफ़ा जो हुआ वो आपको मैं बताता चलूँ कि जी हमारा इलेक्शन हुआ, कंप्लीट हुई, क्लोजिंग हुई, उसके बाद अगले दिन मैं जाता हूँ और जाने के बाद अपना रिज़ल्ट लेकर आता हूँ। उस वक्त वहाँ खानज़ादा साहब भी बैठे हुए थे, दूसरी पार्टियों के उम्मीदवार भी बैठे हुए थे, और उनसे पूछा गया जी आपको कोई एतराज़ है? उन्होंने कहा जी हमें कोई एतराज़ नहीं है। और वो हम इलेक्शन का अपना रिज़ल्ट लेकर बाहर आए, खुशी मनाई और अपने अपने घरों को चले गए। इसी तरह इस दफ़ा भी हुआ। देखें, इस तरह थोड़ा फ़र्क के साथ वो ये हुआ कि जी हम अमूमन आप लोग कवर करते हैं, बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, जितनी बेहतर तरीके से आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप PTI के कोई हमायत याफ्ता हैं या कुछ है। हक और सच की बात कर रहा हूँ मैं कि आप हमारी नुमाइंदगी कर सकते हैं। कि आप बता सकते हैं कि इस दफ़ा कराची के अंदर किसी जगह पर कोई ऐसी वारदात नहीं हुई कि कोई लड़ाई झगड़ा हो गया हो, कोई टीवी पे चल पड़ा हो कि गोलियां चल गई, पोलिंग रोक दी गई, कुछ भी नहीं हुआ। बहुत इक्का दुक्का कोई छोटे मोटे वाक़ये होंगे, लेकिन पूरा अमन तरीके से इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद नॉर्मली होता ये है कि सारे लोग अपने अपने इलेक्शन का ऑफिस में चले जाते हैं और जैसे जैसे रिज़ल्ट आते हैं जो जीत रहा होता है वो नारे लगा रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, मिठाई खिला रहा होता है, हार पहना रहा होता है। ये अमूमन प्रैक्टिस है। और इसी तरह हम कंपाइल करते चले जाते हैं अपने रिज़ल्ट को कि जी इस हल्के से हमने इतना, इस पोलिंग स्टेशन से इतना मिला, ये फ़र्क है, ये करते रहते हैं। आप यकीन करें, मैंने रात को 3 बजे तक बैठा रहा वहाँ पर, क्योंकि हमें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था, डिले आ रहा था, स्लो आ रहा था। लेकिन जब कंप्लीट हो गया और मेरे दूसरे दोस्तों के कैंप जो थे वो बंद होकर वो अपने घरों को चले जाते हैं। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब वो देखते हैं हम हार गए तो वो चले जाते हैं, बंद कर देते हैं अपना कैंप। हमने खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाने के बाद मैं RO ऑफिस में गया सुबह 4 साढ़े 4 बजे, और मैं 4:30 बजे से लेकर अगले दिन जुम्मे का दिन था, मैंने जुम्मे की नमाज भी RO ऑफिस के साथ वाली मस्जिद में पढ़ी। मैं ये RO DC वेस्ट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर, और मैं शाम तक बैठा रहा। वहाँ पर 4 SHO, 1 SSP और 1 कर्नल रेंजर्स का और उसकी पूरी बर्ग वो जो खड़ी हुई थी टीम, उन्होंने मुझे जाने नहीं दिया अंदर। ये मेरा इखलाकी फ़र्ज़ था, क्योंकि मैं कैंडिडेट था, मेरा फ़र्ज़ था कि जी मैं अंदर जाऊं और जाने के बाद RO से मिलूं और उससे कहूं भाई हमें हमारा रिज़ल्ट दे दो, ये नॉर्मल प्रैक्टिस में। लेकिन उन्होंने हमें अंदर जाने नहीं दिया और बल्कि मुझसे इस तरह ज़ोमानी गुफ्तगू कर रहे हैं, कह रहे हैं यार आप तो आफ्ताब सब सीनियर हैं, आपको तो पता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं। इस तरह की गुफ्तगू, ये वो सब हैं अगर कुरान पे हर्फ देकर आके मेरे सामने जज के सामने खड़े होकर कहें कि ये गुफ्तगू उन्होंने की नहीं की। वो मुझे देख कर मुस्कुराते थे, इसका मतलब ये था कि उन्हें पता था अंदर क्या हो रहा है, और उसके बावजूद भी वो कंप्लीट नहीं हुआ। अगले दिन शाम को जाके 8 बजे के करीब, 7:30 8 बजे के करीब मेरे दोस्त कहते हैं कि जी वो वहाँ पे व्हाट्सएप पे आपका रिज़ल्ट आ गया है। मैं 19,758 वोट लेकर जीता था। मेरे मद्दे मुकाबिल फ़ारूक सत्तार साहब जो थे उन्होंने
338 یا اس قسم کے ووٹ لیے تھے. میں 11,000 سم تھنگ کی لیڈ سے جیتا تھا, اور اگلے دن مجھے کر دیے گئے, میرے ووٹوں کو کر دیا گیا 14,000, فاروق ستار صاحب کے ووٹوں کو کر دیا گیا 20,000, اور رزلٹ اناؤنس کر دیا. اب میں بار بار جا رہا ہوں, بار بار مل رہا ہوں, بار بار پوچھ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے مجھے فارم 46 دے دو, 47 دے دو, 48 دے دو, 49 دے دو. ان سب کینڈیڈیٹس کو بلا کے ان کے سامنے رزلٹ دکھا دو, جو نارمل پریکٹس ہے. کوئی ایسا نہیں ہوا. جو آج تک میں آر او کے آفس کے چکر لگا رہا ہوں, میں نے آج بھی لیٹر لکھے ان کو کہ جی مجھے 47, 48, 49 جتنے بھی فارم آپ کے پاس ہیں وہ مجھے اس کی ٹرو کاپی دے دی جائے, تاکہ میں آگے اس کے اوپر کوئی فردر کارروائی کروں. لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. مگر میں یہ سمجھ سے قاصر ہوں کہ جب وہ جاتے ہیں, میں نے یہاں تک کہا پچھلے دنوں جو ہم نے احتجاج کیا, میں آج آپ کے سامنے بھی یہی بات کر رہا ہوں, دہرا رہا ہوں اپنی بات کو, کہ فاروق ستار صاحب مجھے دعوت دیں, میں بادر آباد آنے کے لیے تیار ہوں, اور ساتھ آر او کو لے آئیں, آر او بیٹھے, میں بیٹھوں, اور فاروق ستار بیٹھیں. خدا کا کلام قرآن مجید غلاف کعبہ میں لپٹا ہوا میں لے کر آؤں گا, اور وہ رکھ کر صرف یہ کہہ دیں کہ آر او کہہ دیں جی میں نے جو رزلٹ دیا ہے یہ بالکل صحیح ہے, فاروق ستار صاحب جیت گئے. اور فاروق ستار صاحب یہ کہیں کہ جی یہ میں جیتا ہوں, فارم 45 کے متعلق جو میرے پاس اوریجنل ہیں وہ دکھا دے, اور میں اپنا دکھا کے, اگر وہ اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور میں نے یہ بالکل ہمیں حقیقتاً ہم جیتے ہیں اس الیکشن کو, میں اپنا کیس وڈرا کرتا ہوں اور میں گھر چلا جاتا ہوں. اپنا فیصلہ پھر میں خدا کی دربار میں پیش کر دوں گا. لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیں ابھی انہوں نے 3 دن 4 دن کی کارروائی چلا کر سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے اس کو کہا کہ یہ مناسب فیصلہ نہیں تھا. اس سے پہلے ہمارا بلہ کا نشان چھیننے کے لیے 24 گھنٹے کی عدالت لگا کر کہا کہ جی بلے کا نشان نہیں مل سکتا آپ کو. ہر چیز کے اندر وہ ایک دن 2 دن میں فیصلے کر رہے ہیں. ہمارے کیس کے لیے کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہمارا کیس ہے, یہ بھی بہت ضروری کیس ہے کہ آپ بیٹھیں اور ان کروڑوں انسانوں کی حق رائے کو استعمال کرتے ہوئے کہ جی ان کا حق ہے, جن کو انہوں نے ووٹ دیا ہے وہی انصاف کے مطابق قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں. لیکن وہاں پر ہمارے جو عدالتیں ہیں وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہیں اور کہتی ہیں الیکشن کمیشن چلے جاؤ, ٹریبونل میں چلے جاؤ. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ, بلکہ میرے دوست جو صحافی ہیں مجھے کہتے ہیں آفتاب بھائی اب آپ 2028 کا الیکشن ہے یا 29 کا الیکشن ہے اس کی تیاری کرو, یہ تو ٹرک کے بتی کے پیچھے آپ کو لگا دیا گیا ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, اپنے شہریوں کو آپ کے توسط سے یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کے مینڈیٹ کی چوری کو آخری وقت تک لڑیں گے, ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. ابھی ہمارے دوست پل صاحب نے بھی بتایا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. کل میں نے اور اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ڈیسائیڈ کیا ہے, میں اپنی یادداشتیں لے کر جاؤں گا ہر ایمبیسی کے پاس, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر ایمبیسی کے اندر ایک پولیٹیکل ونگ ہوتا ہے. ہم ان کے پاس لے کر جائیں گے, انہیں بتائیں گے, انہیں دکھائیں گے ہیں, تاکہ یہ ہم انٹرنیشنلی بھی اس کو اٹھائیں گے اور لوکلی بھی اٹھائیں گے. لیکن آرام سے نہیں بیٹھیں گے. یہ اگر کسی کی بھول ہے تو یہ وہ بھول جائے کہ جی ہم کسی پریشر میں آ کے, کسی اور چیز میں آ کر ہم اپنے مینڈیٹ سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہم کبھی بھی نہیں ہٹیں گے, کیونکہ ہماری عوام ہم سے کہتی ہے کہ آفتاب بھائی اگر آپ اس دفعہ ہٹ گئے تو اگلی دفعہ ہم الیکشن میں ووٹ ڈالنے نہیں جائیں گے. تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ جو ہم نے ترتیب بنائی ہے کہ ایک دن یہ کریں گے, ایک دن یہ کریں گے, ایک دن یہ کریں گے, لیکن اس کیس کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیں گے. اور میں آپ لوگوں کا دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے جس طرح ایمانداری کے ساتھ اس دفعہ صحافت کی ہے, اور آپ ہمیشہ کرتے ہیں, لیکن اپنا کردار ادا کیا ہے, میں اس کے لیے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ارسلان خالد ہے اور میں کراچی کے حلقے NA 248 سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. میرا مقابلہ MQM کے خالد مقبول صدیقی صاحب کے ساتھ تھا. اچھا, میں الیکشن ڈے کی ورکنگ یا الیکشن ڈے کے بعد یہ تمام تر چیزیں تو ہمارے ساتھیوں نے بتائیں, لیکن میں آپ کو کل جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی سائٹ کے اوپر اور اپلیکیشن کے اوپر جو فارم 48, کیونکہ ابھی تک نہ ہمیں CTC دی گئی فارم 45 کی اور نہ ہی فارم 48 ابھی تک ہمارے پاس DC آفس سے RO آفس سے ملا. کل ہمارے سامنے ایک چیز آئی فارم 48 کی صورت کے اندر, تو میں فارم 45 کی بنیاد پہ 95,000 ووٹ رکھتا ہوں.
95,000 ووٹس ایز پر ریئل فارم 45 جو میرے پاس موجود ہیں. 361 پولنگ اسٹیشنز میں سے 350 اوریجنل کاپیز میرے پاس ہیں, جس میں خالد مقبول صاحب 20,000 ووٹ رکھتے ہیں خالی. اور اللہ کی شان, اللہ کی قدرت دیکھیں کہ فارم 48 کے اندر 81,000 بوگس ووٹ ان کو ڈال دیے جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طاقتور حلقے جنہوں نے یہ بوگس ووٹ جس طریقے سے بھی ڈالے, آر او نے جو بھی پریکٹس کری, ڈی آر او نے جو بھی پریکٹس کری, آپ لوگ عوام کو بھیڑ بکری سمجھتے ہیں کیا؟ ان کے کچھ سمجھ نہیں آئے گا. 81,000 بوگس ووٹ آپ اس طریقے سے ڈال رہے ہیں کسی ایک ایسے فرد کو جس کی اصلی حقیقت 20,000 ووٹوں کی بھی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. پاکستانی قوم بے وقوف نہیں ہے. الحمدللہ میں جس معاشرے سے تعلق رکھتا ہوں وہ پڑھا لکھا معاشرہ ہے, وہ دیکھ رہا ہے ان چیزوں کو. آفتاب بھائی بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ ڈٹے نہیں, آپ لوگوں نے جدوجہد جاری نہیں رکھی تو آئندہ ہم ووٹ نہیں دیں گے. میرا صرف ماننا یہ ہے کہ خالد مقبول صاحب اس پارلیمان میں, جس پارلیمان میں عوامی مینڈیٹ کے لوگ جانے چاہیے, اس پارلیمان میں کھڑے ہو کے یہ بات انہوں نے کری کہ جو 2018 میں جنہوں نے آپ کو سیٹیں دیں انہوں نے 2024 میں واپس لینی تو کیا ہوا. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کی یو سی کی سطح سے لے کر ضلعی سطح تک آیا ہوں. 2018 کا آئیں فارم 45 لے کے میرے ساتھ بیٹھیں, میں آپ کو اسی سیٹ سے دکھاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت بھی کس مارجن سے آپ سے جیتی تھی. تو میری گزارش ہے, سب سے پہلے جو ہماری کنٹیم اس وقت لگی ہوئی ہے سندھ ہائی کورٹ کے اندر, میری گزارش ہے ہمارے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ اپنا حقیقی حق ادا کریں, فیصلہ کریں. کسی کو تو اسٹینڈ لینا پڑے گا. اس وقت جو ملک کی حالات چل رہے ہیں, جو یہ سارے معاملات آپ لوگوں کے سامنے ہیں, پوری دنیا میں ہمارا مذاق بن رہا ہے. کوئی ایک بھی اپنا اسٹینڈ لے لے اور بتا دے کہ ہم غلام نہیں ہیں. میرے لیڈر کو فالو کرتے ہوئے اگر کسی ایک شخص نے بھی یہ کر دیا تو یقین مانیں اس کو آنے والی تاریخ پاکستان کی یاد رکھے گی کہ اس ظلم سے نکال کے کوئی ایک بندہ لے کے. اور مجھے ہمارے چیف جسٹس سندھ کے اوپر بھروسہ ہے کہ وہ اس طریقے سے حق کا ساتھ دیں گے اور انشاءاللہ حق کی جیت ہوگی اور ہماری جدوجہد جاری رہے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد اشرف سمو, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ممبر سندھ بار کونسل. ہمارے علی پل صاحب نے پوری تفصیلات بتائی. تو یہاں پہ الیکشن کمیشن نے جو الیکشن کنڈکٹ کرایا 8 تاریخ کو, اس میں الیکشن ہو گیا. تو 9 تاریخ کو جو انہوں نے 45 فارم ایکچولی رزلٹ وہ ہوتا ہے جو آن اسپاٹ پہ پریزائڈنگ آفیسر دینا, تو جو سب کے پاس موجود ہے. اس حساب سے تو ہماری کراچی کی 22 سیٹیں اور 35 جو ہمیں پل صاحب نے بتایا جیتی ہوئی تھی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ریگنگ ہوتی ہے وہ پارٹی کرتی ہے. پہلی دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے افسران, ان کے بیوروکریسی نے یہ فراڈ کیا ہے. انہوں نے ریگنگ کی ہے, انہوں نے مینیپولیٹ کیا ہے. یہ رزلٹ چینج کرنے میں یہ پہلا واقعہ ہے جس کو فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کی ذمہ داری ہے, اور یہ فراڈ بھی انہوں نے کیا ہے جس میں آر او اور ڈی آر او شامل ہے. ہم لیگلی طریقے سے اس کو دیکھ رہے ہیں, اس کی تیاری بھی کریں. تمام آر او اور ڈی آر او جنہوں نے 45 کو چینج کیا 47 میں بوگس رزلٹ بنایا, اور بوگس رزلٹ کے بنیاد پہ نوٹیفیکیشن ایشو ہوا اور بوگس اسمبلی میں ممبران گئے. تو اس ساری یہ آفینسز ہیں, یہ فوجداری مقدمات بنتے ہیں. اس کے لیے ہم نے تیاری کر لی ہے. تمام آر او اور ڈی آر او کے خلاف ہم فوجداری مقدمات داخل کرنے جا رہے ہیں. اس کی ایف آئی آر لاج ہوگی, ڈائریکٹ کمپلین ہوگی, اس کو کٹاڑے میں آ کے اوتھ پہ قسم اٹھا کر کہنا پڑے گا, اور اس کی طرف ہم لیگلی جا رہے ہیں. ہم نے تیاری کر لی ہے. نمبر 1. نمبر 2, جو پولیٹیکل ہم جو عوامی عدالت میں جا رہے ہیں, جیسے پل صاحب نے کہا کہ ایک احتجاجی کیمپ ہمیں کراچی پریس کلب میں لگا رہے ہیں, مرکزی احتجاجی کیمپ جس میں مینڈیٹ چوری کے خلاف وہ کیمپ ہوگی. اس کیمپ میں روزانہ ہی اسٹیک ہولڈرز, وکٹم جو ایم پی ایز وہ آ کے اسپیچز کریں گے, پبلک آئے گی, روزانہ وہاں سے اسٹارٹ کریں. اس کے بعد ہم دوسری کیمپ لگا سکتے ہیں. جو بھی ہماری کمیٹی لائے عمل بنائے گی اس کو آگے بڑھائیں گے, اور یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے. عدالتوں کی جنگ بھی ہم لڑ رہے ہیں,
ट्रिब्यूनल्स में अलग कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में अलग कर रहे हैं और अवामी अदालत में अलग जा रहे हैं। ये हमारा हक है। मैं आपको बताऊं विक्टिम्स क्या, इतनी बड़ी ज्यादा हमारे इसमें बहुत बड़ी तादाद में वकला हैं। सलमान राजा देखो 1 लाख से ज्यादा जीता हुआ, शोएब शाहीन देखो इस्लामाबाद 1,04,000 से जीता हुआ, उसकी लीड है और उनको हरवा दिया। हमारे यहाँ अली पल साहब है 103 पे, हलीम आदिल शेख साहब है, उसके 84,000 वोट है और 10,000 वाले को जितवा दिया। इससे बहुत सारे हमारे वकला भी विक्टिम हैं। तो हमारी इसमें जो दूसरी एक कमेटी बनाई है जिसमें मैं भी उसमें हूँ और हमारे वकील दोस्त हैं, हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रिटन में एक गुजारिशात पेश करेंगे। सिंध हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, इलेक्शन कमीशन जाएंगे, तमाम पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, हम जाएंगे। देखो हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं। हम काले कोर्ट वाले हम कहते हैं रूल ऑफ लॉ, अभी हम रूल ऑफ लॉ का नाम लेते हुए हमें शर्म महसूस होती है। जो रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंट करने वाले खुद फ्रॉड करें। और अभी आपको बताया कि हमारी एक बड़ी पार्टी जिसको 24 करोड़ आवाम पसंद करती है और उनको पार्टी को इलेक्शन से बाहर कर दिया, ये हमारा फेयर इलेक्शन है और उनका बल्ला छीन लिया। आपने एएनपी को बल्ला उनको निशान नहीं, इलेक्शन नहीं कराए, उनको आपने निशान दे दिया और तहरीक इंसाफ को निशान नहीं दे रहे। ये आर्टिकल 25 आइन है जिसमें तमाम शहरी बराबर हैसियत रखते। तो ये कौन सी बराबरी? हम रूल ऑफ लॉ के फॉलोवर्स हैं, हम उसको जानते हैं, लेकिन यहाँ रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही, पसंद नापसंद, और अवाम के मैंडेट की चोरी का मुकदमा ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसमें हिस्सेदार है, उस जुर्म में शामिल है। और अभी आपको उनको तो बेचारों से वो बल्ला छीन लिया, इलेक्शन कैंपेन छीन ली, झंडा नहीं दे रहे, इलेक्शन कैंपेन नहीं कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं तो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, दूसरी पार्टियां कर रही हैं। तो ये आप कौन सी फेयर इलेक्शन? 24 करोड़ आवाम ने, बूढ़ों ने, बीमारों ने जाके वोट कास्ट किए और ये जेन्युइन वोट है। 1,04,000, 1,000, 80,000, 90,000, ये एक एक शख्स अपनी तकलीफ उठाकर पोलिंग में गए, अपने अंगूठा लगाया, ठप्पा लगाया, तो आपने उसको निगलेक्ट कर दिया। किसने? उस नौकर ने, उस सर्वेंट ने, रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर ने। उन्होंने एक मैनिपुलेशन करके, फ्रॉड करके और जाली मैंडेट आपने असेंबली में भेजा। तो ये हमारी कौम के साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारे आइन के साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारी असेंबली फ्रॉड बन रही है, जेन्युइन असेंबली नहीं है। तो हम उसके लिए लड़ेंगे, ये हम पे फर्ज बनता है। इनके हमारे पब्लिकली तमाम लोगों का यह फर्ज, आप सहाफियों का भी फर्ज है, हक के लिए बात करनी है और हक के लिए खड़े हैं इंशाअल्लाह। और दूसरी 180 सीटें पाकिस्तान तारीफ इंसाफ को मिली, आपने जालसाजी करके उनको 91 तक पहुंचाया। 91 तक फिर आपका एक आइन है कि आप इंडिपेंडेंट वो एक पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो सकता है, और शामिल होने के बाद जब नोटिफिकेशन इशू हुआ तो शामिल हो गए। उसके बाद आपने उसकी रिजर्व सीटें भी छीन ली। कितनी अफसोस की बात है। रिजर्व सीटें जो उनकी बनती हैं, उन मैंडेट उनका है, जिन्होंने दिया है, उन सीटों का मैंडेट है, उन जाली मैंडेट, उन आपने न सिर्फ उनको सीटें रिजर्व छीन ली लेडीज की और अपना अकलियती, और बल्कि वो जो जेन्युइन सीटें उस जाली मैंडेट को तकसीम की हैं। ये बड़ा जुल्म है। हमें अपनी रूल ऑफ लॉ की बात करते हुए शर्म आती है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून और आइन की बात करते हैं, यकीनन हम फॉलो करेंगे। हम अदलिया को गुजारिश करते हैं कि इंसाफ का बोल बाला होना चाहिए। इंसाफ पे उंगलियां उठ रही हैं, हम भले खामोश हो जाएं लेकिन उंगलियां उठ रही हैं और उसको सही करना है। और जो जुर्मदार है, जिन आरओ डीआरओ ने ये मैनिपुलेशन किए, उनको एफआईआर डाल के उसको जेल में होना चाहिए, और जेल में जाएगा तो ये कौम के साथ इंसाफ हो। और जाली मैंडेट वाले को वापस बुलाओ, जेन्युइन वालों को उनको। और दूसरी बात, इसमें हम एक बड़ी तहरीक चला रहे हैं, तो इसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारा ये मुतालबा है कि जो हक की बात है वो होनी चाहिए अदालतों में बाहर भी। तो हम अपना कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आइन और कानून की बहुत बाला होगी, बात होगी, बनेगी। और ये जाली मैंडेट, जाली रूल ऑफ लॉ, और ये इसको ख़त्म करना होगा। तो इंशाल्लाह वो सज़ा के मुस्तहक है। हम इसमें हर लेवल पे कमेटियाँ बनी हुई हैं और इसको जदोजहद जारी रखेंगे। हम समझते हैं इसमें हमारे सहाफ़ी भी शामिल हो जाएँ, वकील भी शामिल हो जाए, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टी, जो भी हक है और सच की बात करता है वो हमारा साथ दे। और ये आप पर फ़र्ज़ है, नहीं तो आपके तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, आपके इस ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा नहीं, आपके इस मैंडेट का कोई फ़ायदा। बहुत शुक्रिया। हाँ, इसमें उसका मुख्तसर जो है वो इस पे करेंगे हमारे NA 233 से जीते हुए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं एडवोकेट मोहम्मद हारिस में हूँ। मैंने 233 से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया, लांडी की सीट है ये। मेरे अपोनेंट में जावेद हनीफ थे, एमक्यूएम से खड़े हुए। अल्हम्दुलिल्लाह ये इलेक्शन हमने वॉन किया, जीते हम ये इलेक्शन और भारी अक्सरियत से जीते। 80,000 की मेरी जो टोटल वोट्स थे मेरे, और एमक्यूएम के जो वोट्स थे वो थे 12,000 समथिंग। इलेक्शन जीते हम, रात को आरओ ऑफिस गए। आरओ ऑफिस पूरी रात हमने वहीं गुजारी, पूरा दिन सुबह वहीं गुजारी, दोपहर तक वहीं रहे। बट हमें अनफॉर्चुनेटली आरओ ऑफिस के अंदर इंटर नहीं होने दिया गया। बाहर हमें फोर्सेस ने रोक के रखा, पुलिस ने रोक के रखा, और ऐसे जैसे कोई कर्फ्यू होता है कहीं हम कश्मीर में मौजूद हैं, इस तरह की वहाँ सिचुएशन थी। लाठियाँ हमारे ऊपर जो दिखाई जा रही थी, हमें इंटर होने से रोका जा रहा था। उसके बाद सेकंड डे 8 तारीख का हम जो रिज़ल्ट उसको मानते हैं, पर 9 तारीख के रिज़ल्ट को हम नहीं मानते। जुम्मे की नमाज के बाद मीडिया से पता चलता है जिसके 12,000 वोट थे जावेद हनीफ साहब के, उनके 1,03,000 वोट कर दिए जाते हैं। तो ये कौन सा इंसाफ है? हम फॉर्म 45 में जीते हुए हैं। फॉर्म 45 पूरी मीडिया को मैं दिखा सकता हूँ, ओरिजिनल फॉर्म्स। हम इलेक्शन कमीशन गए, हम सिंध हाई कोर्ट गए, बट हमें फिर वहीं ट्राइब्यूनल की तरफ भेजा जा रहा है। तो मैं तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं उनसे कहता हूं कि अगर आपने ऐसे ही इलेक्शन करवाने थे तो आप नहीं करवाते। आप कौम के 50 अरब रुपए नहीं खर्च करते, आप MNAs, MPs, प्राइम मिनिस्टर, सदर ऐसे ही बनवा देते। आपको इलेक्शन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अवाम के मैंडेट जो चोरी किया गया है, जो लोगों ने वोट डाला है, कितनी मुश्किलों से, कितने मराहिल से गुजर के, लाइनों में लग के, यंगस्टर्स जो अभी नए वोटर्स बने थे, इनको क्या मैसेज दिया जा रहा है कि ये जमहूरियत नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप इसको अक्ल के नाखून लें और इसको प्लीज़ आने वाले वक्तों में ऐसा ना करें, और जो मैंडेट चोरी किया इस मैंडेट को आप पूरा करें, जो जिसका मैंडेट इसको दिया जाए। नहीं तो ये सिचुएशन, हम लोग रोडों पे भी होंगे इंशाल्लाह, हम लोग पूरा मन एहतजाज करेंगे, हम लोग कोर्ट्स में भी हैं, हम लोग कानूनी रास्ते भी सारे इख्तियार कर रहे हैं, पर इस तरीके से ना किया जाए। दूसरी चीज़ ये, और झूठा हल्फ अल्लाह के 99 नामों के नीचे, असम्बली के नीचे लिया जा रहा है। मैं चैलेंज करता हूँ, जैसे आफ्ताब भाई ने कहा, जावेद हनीफ आए मीडिया के सामने, जहां बोलें मैं कुरान पे हल्फ लेने को तैयार हूं। अब वो भी हल्फ लें, अगर वो हल्फ लेते हैं मैं खुद उनको हार पहनाऊंगा, कहूंगा कि आप जीतें। मगर ये ऐसा ना करें, कौम के मैंडेट को चोरी करके जिस तरीके से आप बैठे हैं असम्बली में। तो प्लीज़ मेरी गुजारिश है, मीडिया के खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मीडिया ने इनकी धांधली नहीं, इनके धांधले को बेनकाब किया है, और आप लोग हमारा सहारा है, आप लोग हमें दिखा रहे हैं, इनकी धांधली को बेनकाब करें। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत थैंक यू। देखें जी, आरओज DROs के खिलाफ जो है 231 के हमारे जो उम्मीदवार हैं, खालिद महमूद साहब, उन्होंने तो एंटी करप्शन को और सबको कल ही एप्लीकेशंस दे दी हैं। बाकी मरहलेवार जो हैं, हारिस साहब और खालिद साहब में हम सब जो हैं वो आज दे दी हैं, कल दी हैं। तो ये इस तरह से स्टार्ट हो चुका है। पहले ये होता है कि कोर्ट में जाने से पहले आपने मज़कूरा जो अथॉरिटीज़ होती हैं उनके पास जाकर एप्लीकेशन देनी होती है ताकि वो एक्शन ले। वो एक्शन नहीं लेते तो कोर्ट में फिर हमारा एक वो लीगली बन जाता है ऑप्शन के वहाँ। और दूसरी बात ये है कि आपका ये सवाल था कि इसके पीछे कौन है। देखिए जी, कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रात को बयान आया है कि कोर्ट कमांडर कॉन्फ्रेंस थी कि इलेक्शन कमीशन में जो रोल था वोट्स का वो 8 फरवरी को था, और वो उसमें अमन अमान था। वो मानते हैं कि 8 फरवरी को जो है वो स्मूथ तरीके से वोटिंग हो गई, जो लेकिन 9 फरवरी को जो ये आया है, ये हमें नहीं लगता कि आरओ में इतनी हिम्मत है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, हेस्को का है, वेस्को का है, या कॉरपोरेशंस के, इनमें इतनी हिम्मत है कि वो अवाम के मैंडेट को चोरी करें, डाका डालें। ये उनमें नहीं है। ये कोई जो बिल्कुल ही ताकतवर है इसमें, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जुडिशल इंक्वायरी, वो भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट का जज है। और मैं समझता हूँ ये 1 महीने से ज़्यादा का काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम अक्सर बात करते हैं कि वो फ़लाँ दुश्मन हमारा बॉर्डर पे है, इस बॉर्डर पे हमारा फ़लाँ दुश्मन है, लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारा ये है कि जी ये जो दुश्मन हमारा है जिसने ये जमहूरियत की चोरी की है, अवाम के मैंडेट को चोरी की है, ये अंदर सरहदों के अंदर मौजूद है। इसको आप ढूंढें कि ये कौन है। हमें पता है कि कौन है, लेकिन आप भी ढूंढें कि ये कौन है जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया है, अवाम का मैंडेट चोरी किया है। सर, इसमें एक छोटी सी बात बता दूं कि एज ए कैंडिडेट हम अंदर नहीं जा सकते। रेंजर्स पहरा दे रही है, पुलिस पहरा दे रही है, आरओ अंदर बैठा हुआ है और वो कह रहे हैं कि हम बेबस हैं, ऊपर से अहकामात आ रहे हैं। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इसकी इंक्वायरी करवाएं,
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इंक्वायरी कराएं कि वो कौन सी फोर्स है जो अंदर बैठ रही है, अपना काम कर रही है और रेंजर्स उन पे पहरा दे रही है, पुलिस उन पे पहरा दे रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है आज के पाकिस्तान में। जी जी अच्छा, बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि क्वेश्चन मार्क क्यों है। इसलिए कि मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, जब मैं आरओ से मिलने की कोशिश करता हूँ तो जो दोस्तों को मैंने कहा कि यार आरओ से मुलाकात करनी है, तो वो बताता है कि वो कांपने लगता है जब वो आरओ का। सर वो देखें, ये आपको भी मालूम है, आप ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं ना, आपको मालूम है कि वो क्या सवाल है, उसका जवाब भी क्या है। लेकिन ये देखिए, ये सूरत-ए-हाल ऐसी है कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। एक आध देखिए, ये तो पूरा डाका ऐसा डाला, उसको बोला था कि भाई तू सिर्फ सोना चोरी करना, वो तो लोटा भी चोरी करके ले गया, समझे ना। तो ये इस तरह नहीं होता। अगर कराची में जमात इस्लामी क्लेम करती है कि मेरी सीटें, हम पीटीआई कहते हैं हम हैं, अगर मिला जुला मामला भी होता ना एक आध दो चार का, तो फिर भी कोई कहता है कि यार चलो देखो जी फारूक सत्तार हार गया, खालिद मकबूल सदीकी हार गया, अगर हमने चोरी करनी होती तो मुस्तफ़ा कमाल को ना बचा लेते, समझे ना। लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपको मालूम है कि उन्होंने जिस तरह किया, वो बस गलती से उन्होंने उनको कहा होगा दो चार कर लेना, यार उन्होंने कहा दो चार क्या करना है, सारे ही कर दो, फिर जो कुछ होगा देखी जाएगी। ये पाकिस्तानी कौम के साथ एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की जमहूरियत को मजबूत करने के बजाय उसको इतना कमज़ोर किया गया है कि आप देखें, अभी 2 दिन पहले आपने अमेरिका के अंदर देखा 9-0 का डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वहाँ की। उन्होंने कहा कि इसका बुनियादी हक है, ये इलेक्शन लड़ सकता है। हम भी यही कहते थे कि जी हमारा बुनियादी हक है, हमें बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने दिया जाए, है। लेकिन उन्होंने क्या किया, क्या नहीं, आप इलेक्शन बल्ले के निशान पर, उनको अंदाज़ा था कि बल्ले की वजह से ये स्वीप कर जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानी कौम को सलाम है आपकी तवज्जो से कि जिस तरह उन्होंने ढूंढ ढूंढ के किचन के अंदर से सामान निकाला है कि बैंगन किधर पड़ा हुआ है, चमटा किधर पड़ा हुआ है, फलानी चीज़ किधर पड़ी हुई है, और उनको सलाम है कि उन्होंने ढूंढ ढूंढ के। आप यकीन करें, मैं आपको ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि मेरा 1 रुपया खर्च नहीं हुआ इस इलेक्शन के अंदर। मैं सारा स्पॉन्सर था, लोगों के पास जाता, लोग कहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं है आफ्ताब भाई, आपके विकेट निशान है, हमें पता है आपके विकेट निशान है, समझे ना, हमने ढूंढ लिया है, आप ना आए, आप और कोई काम करें। लेकिन वो एक जुमला ज़रूर बोलते थे कि आप चोरी होने से बचाने की कोई तदाबीर करें, चोरी होने से बचाने की ये आपको जीतने नहीं देंगे, हम अपना हक अदा करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि इस वक्त जिस तरह सुप्रीम कोर्ट है, हमारी अदालतें काम कर रही हैं, 24-24 घंटे काम कर रही हैं, रात को 12 बजे भी खुलती हैं, तो मुझे उम्मीद थी कि आवाम की 25 करोड़ आवाम की हक राय के लिए इसी तरह खुलेंगी, इसी तरह बैठेंगी, और इसी तरह। ये कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था इसके अंदर, सिर्फ क्या था कि एक ये ले आते, कहते भाई आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, 24 घंटे के अंदर रिजल्ट। अमूमन यही होता है ना, आप लोग जब जाते हैं इलेक्शन का, पोलिंग स्टेशन के बाहर दीवार पे चिप्स कर दिया जाता है इलेक्शन कि भाई ये, आप वहाँ से तस्वीर खींचते हैं और चला देते हैं, भाई इस पोलिंग स्टेशन पे ये रिजल्ट है। आज 1 महीना हो गया ये अपलोड नहीं कर रहे। 1 महीने बाद भी कोशिश की तो इतनी भौंडी की कि आप खुद देख लें कि व्हाइट हाउस से इस्तेमाल कर रहे हैं, अब फिर अपलोड भी नहीं किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि अब ये मीडिया है, पहले मीडिया नहीं हुआ करता था, पहले तो कुछ चीज़ों का, अब तो ये आपकी आंख तो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाती है कि जिससे कोई भी जुर्म बच नहीं सकता। लेकिन उसको अगर ये आप दिखा तो देते, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते, आगे वाले का भी तो काम है ना, जिसके पास वो केस जाए कि वो उसको ईमानदारी के साथ उसको हल करे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो है जितना हक आपका है उतना ही हक हमारा भी है। आपने और हमने मिलकर जंग लड़नी है ताकि इस मुल्क से ये बुनियादी किस्म की जो बुराइयाँ हैं ये ख़त्म हो और ये मुल्क सही मानों में अपनी जमहूरियत की तरफ चले। अच्छा, ये मीडिया से हटकर एक मैं आपको, भला मीडिया भी हो, एक बात में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं इस सारी चीज़ों की वजह से बता दूं। एक तो ये हुई कि जी जमात इस्लामी कह रही है ये पीटीआई का वोट है, ये पहले कोई रिवायत ऐसी नहीं थी, ये नई रिवायत है, ये हमें बहुत अच्छी लगी कि ऐसे होगा। और 1 मिनट में
اور یہ جو ڈاکو ہے نا یہ ہم اس کو جانتے ہیں لیکن کوشچن مارک اس لیے لگایا ہے کہ آپ تھوڑا دماغ پہ سب زور دیں, ہم مل کر زور دیں تو پکڑا جائے. آخری بات میں بتاؤں گا کہ مجھے کسی نے, میرے کلائنٹ نے بتایا, وہ میرا کلائنٹ ہے لیکن چوروں کی فیملی سے تعلق ہے اس کا, تو وہ آیا اور اس نے کہا کہ میں 2 ہاؤسز کا مجھے پتا ہے کہ جو نمائندے ہاؤسز میں اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رو رہے ہیں کہ ہم اندر بیٹھنا نہیں چاہتے لیکن جو لیڈران ہیں انہوں نے ہمیں قابو کیا ہوا ہے. ہمارا ضمیر اور ہماری فیملیاں کہہ رہی ہیں کہ آپ ریزائن دے کر باہر آ جاؤ, لیکن ہم کر نہیں سکتے کیونکہ ہمارے لیڈر ہیں. جس طرح بلاول صاحب کہے یا خالد مقبول صاحب کہے تو وہ آ سکتے ہیں باہر, ورنہ اندر حالات ان کے خراب ہیں. آپ لوگ ایسی, اور یہ پنجاب سے ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب ہیں مسلم لیگ نون کے, 2018 میں بھی وہ جیتے الیکشن, میرے ساتھ ان کا تعلق ہے. اس دفعہ جب ان کو سیٹ دے رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں میں ہاری ہوئی سیٹ نہیں لینا چاہتا. مطلب کریکٹر والے لوگ بھی موجود ہیں اس پاکستان میں, ایسا نہیں ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ لوگ یہ کہیں کہ یار آفتاب بھائی, رئیس پل صاحب, ارسلان صاحب, آپ نے فلانی جگہ پہ یہ غلط کام کیا, ایک ثبوت لا دیں کہ پی ٹی آئی کے کسی ورکر نے, پی ٹی آئی کے کسی کینڈیڈیٹ نے کسی پولنگ اسٹیشن پر جا کر کوئی دھاندلی کی ہو, کوئی لڑائی کی ہو, کوئی جھگڑا کیا ہو, کچھ بھی نہیں. ہم نے تو اوپن چھوڑ دیا عوام کے لیے کہ آپ اپنا فیصلہ کریں, جو آپ کا فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہے. ہاں شکریہ جی, شکریہ آپ سب لوگوں کا شکریہ کہ آپ, لیکن آیا کوئی 45 فارم لے کر آیا. سر اس وقت آپ نے چینج کیا نا 45 کو ابھی جو